हाँ भाई, डीपीएसपी। डीपीएसपी में कल अपने डिस्कस किए थे आर्टिकल 38 से 51, और हमने कहा था अब इनको तीन कैटेगरीज में अपने क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने एक फोर्थ कैटेगरी अलग से रखी थी, लेकिन क्योंकि ये प्रिंसिपल पर बेसिस कैटेगरी नहीं है, ये तो ये है कि भाई नए कौन से ऐड हुए हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में 38 है, सॉरी, सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा है, 38, ये सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करता है। 39 है, ये तो इसके अगर अपने ABCDE और कितने F क्लॉज पढ़ेंगे तो हमको साफ दिखेगा कि किसकी बात कर रहा है, सोशलिज्म की बात कर रहा है। जैसे मेल और फीमेल को लाइवलीहुड के इक्वल चांस मिलने चाहिए, और जब वो काम करने लग जाएं तो सेम काम के लिए उनको सेम सैलरी या पेमेंट या वेतन मिलना चाहिए। 39A फ्री एंड हाँ फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। 41 किसकी बात कर रहा है, ठीक है, वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात कर रहा है। 42 किसकी बात कर रहा है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है। 43 किसकी बात कर रहा है, लिविंग वेजेस की बात कर रहा है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेगा वो इधर चली जाएगी। इसके बाद में 43A किसकी बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो लेबर की बात हो रही है तो वो तो सोशलिज्म में जाएगी। और 47 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जो 47 का कौन सा प्रोविजन आएगा, न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ से, मतलब ये सरकार की ड्यूटी बनती है क्या कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए किसको, लोगों को, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करे, अपग्रेड करे, और साथ साथ में उनके हेल्थ के लिए काम करे। जैसे कल अपने ने बात की थी आयुष्मान आरोग्य जो योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जो सेंटर है वो 25 लाख तक का क्या दे रही है, सॉरी, सेंटर 5 लाख तक का क्या दे रही है, बीमा दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। स्टेट जो है वो 25 लाख तक का दे रही है, उसके साथ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी दे रही है। तो यहीं से तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनिशिएशन ले रही है, प्रेरणा ले रही है, यहीं से ही इंस्पायर होकर वो काम कर रही है। गांधीयन प्रिंसिपल्स में, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में भाई सबसे पहले गांव की बातें कर लो। 40 गांव में क्या होगी, पंचायती राज, तो पंचायती राज से रिलेटेड डीपीएसपी। 43 गांव में अगर गांव का आदमी पंचायती राज आ गया, अब गांव का आदमी 43 में दी हुई कॉटेज इंडस्ट्री खोल ले, क्या खोल ले, कॉटेज इंडस्ट्री। 43B के अकॉर्डिंगली किससे खोल ले, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के खोल ले। तो 46 के अकॉर्डिंगली गांव के जो SC ST और अदर वीकर सेक्शन उनका क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, ठीक है। 47 क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और इनसे दूर रहे, इनसे क्या रहे, इनसे दूर रहे। और 48 में ये है कि जब एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो कैटल वगैरह जो है उनकी ब्रीडिंग करके उनकी और ज़्यादा बेटर जो ब्रीड्स बनाए, और साथ साथ में उनका स्लॉटर वगैरह जो है वो क्या कर दे, कैंसिल कर दे, प्रोहिबिट कर दे। तो गाँव से जोड़ लेना इनको। इसके बाद में लिबरल इंटेलेक्चुअल नियो लिबरल जो है वो तो मतलब ये नई सोच की बातें होंगी। पुराना आदमी थोड़ा ना ऐसे सोचेगा कि यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाए, क्योंकि पुराने आदमी ऐसे सोचते तो ले ही आते, फिर क्यों वो ना, मतलब अलग अलग जो रिलीजन है उनके बेसिस पर अलग अलग सिविल कोड्स बनाए हुए हैं। तो ये नया आदमी सोचेगा, वैसे भी 4 और 4 मतलब बराबर, 4 बराबर 4, ठीक है, तो यूनिवर्सल सिविल कोड सबके लिए सिविल कोड क्या हो, इक्वल हो। 45 किसकी बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, तो एजुकेशन की बात मॉडर्न आदमी करेगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लिबरल आदमी करेगा। 48, अब 48 जो इधर भी है, कैटल स्लॉटर और ब्रीड इंप्रूवमेंट जो है वो तो गांधीयन प्रिंसिपल में गया, लेकिन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक बेसिस, तो साइंस किसकी बात, साइंस की बात कौन करेगा, ठीक है, भी नया आदमी करेगा, मॉडर्न आदमी करेगा। 48A में क्या है, एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो सीधी सिंपल सी बात है भी, एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कभी किसी राजा महाराजा या किसी ने की क्या, वो तो शिकार करते फिरते थे। उन्होंने तो उल्टा ये है कि भाई जितने कोई शेर चीते कहीं थे तो उनको गायब भी कर दिया शिकार कर करके, ठीक है, उन्होंने पेड़ कटवा दिए, ठीक है। खेजड़ी कांड हुआ था, खेजड़ी कांड जो था उसमें जो अमृता देवी वो तो बचा रही थी, कटवा कौन रहा था, तो कटवाने में किसी ना किसी राजा का नाम ही आएगा, हालांकि उन्होंने आदेश ना दिया हो तो सैनिक चले गए होंगे उनके। तो बात सिंपल सी है भी, 48A में क्या है, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ, तो ये भी बात कौन करेगा, कोई मॉडर्न आदमी, नया आदमी करेगा। 49 में क्या है, मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात, ठीक है। तो पुराने लोगों ने तो बनाए और उनका अब संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है, इंटेलेक्चुअल आदमी जो नए मॉडर्न सोच का वो उसकी है। 50 क्या है भाई,
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो भाई अपना जो पहला मॉडर्न पर्सन जिसको मानते हैं द फर्स्ट मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, वो भले ही है पुराने लेकिन इंडिया के सबसे मॉडर्न, इंडिया के पहले मॉडर्न पर्सन मानते हैं उनको अपने, ठीक है। तो उन्होंने ये बात की थी, तो ये ध्यान रखना भी 50 जो है उसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये भी किस में आ जाएगा, ठीक है भी। 51 में क्या आएगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आएगी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आएगी। अब आते हैं अपने न्यू के अंदर, तो न्यू के अंदर अपने को 3 अमेंडमेंट याद करने हैं, 42nd, 44th एंड 97th। 42nd से देखो क्या क्या जुड़े हैं, जिनके पीछे अल्फ़ाबेट तो आएगा ही आएगा, पहले तो जिनके पीछे ए अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है, जो पूरा का पूरे आर्टिकल ही इससे जुड़े हैं। कौन कौन से, 39A, 43A और 48A, 39A, 43A एंड 48A, और 39 का F क्लॉज, F सब क्लॉज, ये ब्रैकेट में भाई देख लेना भी कि ये कैपिटल लेटर्स है और ये स्मॉल लेटर है, तो मतलब 39 का F। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से 38 का सेकंड क्लॉज जुड़ा है, ठीक है, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या जुड़ा है, 43B, जिसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सारी बातें जो है वो किससे जुड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में किससे जुड़ी है, 97 से जुड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल 43B से भी पहले कोई आर्टिकल है क्या, 19(1)C, 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज C जो है, जिसमें क्या बात की गई थी, यूनियन और एसोसिएशन बनाने की, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसने ऐड किया, 97th ने ऐड किया, ठीक है। पूरा का पूरा एक नया पार्ट 9th B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक किसने ऐड किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने ऐड किया, ठीक है। और आर्टिकल 43B नया आर्टिकल किसने ऐड किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने ऐड किया, और ये सारी चीजें किससे रिलेट करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। अब अपने बात करते हैं भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है भी, मेन डिफरेंसेस क्या हैं। एक बार दिमाग में लिया हो आपके, जो भी आपको याद आता है कि भाई हाँ भाई ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में मेन डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई, ये आपके कौन से राइट्स हैं, एक तरीके के लीगल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, और ये बेसिकली कौन से राइट्स हैं, सोसाइटल राइट्स हैं। क्लियर है। अगली चीज, ये जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल का मतलब एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, और ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद में इसी में आते हैं, दे आर काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स, दे आर काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स एंड दे आर काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स। अब कहेंगे इस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या बेकार है और ये सही है, नहीं, ये प्रोहिबिशन लगाते हैं, ये सारे के सारे तो नहीं, लेकिन स्टिल जैसे आप कहोगे सर ये राइट टू एजुकेशन काहे का प्रोहिबिशन लगा रहा है, लेकिन 15 तो लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, स्टेट पे लगा रहा है, क्या करने के लिए प्रोहिबिशन लगा रहा है, ठीक है। 17 क्या कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस सेंस में ये नेगेटिव है, ये बहुत सी चीज़ों कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वो जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी के भले के लिए, ठीक है, और ये कहता है कि भाई भले के लिए ये करो, ये गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। इनकी जो आप ना लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा, स्टेट सेल एंडेवर दिस, स्टेट सेल एंडेवर दैट, ठीक है, तो ये इस तरीके की लैंग्वेज लिए होंगे। यहाँ पर आपको बहुत से में मिलेगा स्टेट शुड नॉट डू दिस, शुड शैल नॉट डू दिस, या जैसे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई,
जस्टिसेबल वाला पॉइंट हो गया। हाँ, ये कौन सी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। और ये कौन सी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं? ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। देखो भाई, डेमोक्रेसी जो है अगर अपने लिटरल सेंस में कहें, ठीक है, तो डेमोक्रेसी दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लॉ मेकिंग सिस्टम में लोग जो हैं वो सीधा पार्टिसिपेशन करते हैं, तो कौन सी डेमोक्रेसी होगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह रिफरेंडम का प्रोसेस इंडिया में भी हुआ हुआ है। इंडिया में जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें रिफरेंडम हुआ था। रिफरेंडम के थ्रू लोगों ने वोट दे के तय किया कि हम कहाँ शामिल होंगे, इंडिया में शामिल होंगे, पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो फिर हमारी जगह क्या करते हैं? वोट करते हैं। कहाँ पर वोट करते हैं? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लोग लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो तो हो गया एक लिटरल मीनिंग। लेकिन इसके अलावा डेमोक्रेसी लार्जर स्फेयर में देखें अगर डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी तीन तरह की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहिए, और कौन सी चाहिए? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी चाहिए। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देखो आप कहोगे सर राइट टू वोट से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है क्या? भाई, जो अपने राइट्स को लेकर अवेयर होगा, फंडामेंटल राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को, वही एक क्लियर पॉलिटिकल डिसीजन क्या कर सकता है? ले सकता है। इसीलिए आर्टिकल 21 जो है और 19 जो है वो इतनी सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, तो वोट करके आप क्या करके आ रहे हो? एक्सप्रेस करके आ रहे हो अपने आप को। हाँ भाई, ये इनके पीछे लीगल सैंक्शन है मेनली, और पार्लियामेंट को पावर भी है, पार्लियामेंट बना भी सकती है इनको लेकर लीगल सैंक्शंस। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी को लेकर पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है, और उसके अंदर पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कि भाई ऐसा करने पे क्या पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ क्या है? ये एक तरीके का मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर है किस पर? गवर्नमेंट पे। और ये एक तरीके की काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि भाई सरकार की ड्यूटी है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। आर्टिकल 37, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, ये प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, और ये सोसाइटल का ओवरऑल जो कहते हैं ना भाई, सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में, कहीं ना कहीं किसके रूप में? सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टेट को क्या करती है? स्टैब्लिश करवाती है। ये सबका भला हो, इससे इंडिविजुअल भला हो रहा है। ठीक है भाई, दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। ये कह रहे हैं भाई, ये ऑटोमेटिकली, दीज आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। स्टिल कई बार इनको क्या करने के लिए? स्टिल इनको कई बार क्या करने के लिए? भाई पार्लियामेंट लॉ बनाती तो है, ऐसा तो ना लॉ बनाती नहीं है इनको लेकर। ठीक है, तो तीन तरीके के, तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, हालांकि उसमें तीसरी पार्लियामेंट का लेना देना नहीं है उससे, है तो सही इनडायरेक्टली है। क्या चीज है वो? लॉ बनाती है, क्या करने के लिए बनाती है? इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, या इनको एक तरीके से बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोविजंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21A किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन की, लेकिन उसमें यह थोड़ा पता है कि कैसे प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना दिया, इफेक्टिव बनाने के लिए। क्या करने के लिए? इफेक्टिव बनाने के लिए लॉ बना दिया। ठीक है, अगली चीज प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके अंदर आर्टिकल में के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा कि कोई, उसमें तो लिखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। अब कोई करेगा तो क्या होगा? तो उसके लिए अलग से SC/ST एक्ट है, जिसका अब नाम क्या है? सिविल राइट्स एक्ट 1955। लेकिन ये जो नाम चेंज हुआ था वो 1976 में हुआ था। तो अभी एट प्रेजेंट वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। किसके लिए बनाया? SC/ST एक्ट कहते हैं उसको, तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर,
लेकिन उसके अंदर पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये किया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। और एक लॉ इन फोर्स अगर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कर रहे हैं, या उनके वायलेशन के केस में किसी तरह का पनिशमेंट का प्रोविजन उनके अंदर है, तो वो भी कंटिन्यू रह सकते हैं जब तक कौन चाहेगा, पार्लियामेंट चाहेगी। ठीक है भाई, यहां पर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए मस्ट नीड है, ये मस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा है, हेल्थ। ठीक है, अब इसका आपको करंट अफेयर्स को से रिलेट करके अगर मैं बताऊं, ठीक है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट जो है ना, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान जो है ना, वो इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है, पहला, जिसने एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दिया है। क्या कर दिया है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दिया है, मतलब सबको इंश्योर्ड कर दिया है हेल्थ को, और इनको लेकर हेल्थ बीमा वगैरह जो मुख्यमंत्री 25 लाख और का देता है, और एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दूसरा दो तरीके से होता है ये। और दूसरा जो फ्री में जो दवाइयाँ, निःशुल्क जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनके पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इवन सूचर्स भी 1238 के करीब दवाइयाँ, ठीक है, मेडिसिन्स, 428 के करीब जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और 136 के अराउंड जो है वो सूचर्स। इनका सरकार जो है वो खुद अपने पैसों से प्रोवाइड करवाती है जब किसको नीड होती है तो। ठीक है, सरकार कहती है आप मान लो कोई बीमारी होगी आपको, तो आपको ना 5 दिन पहले हॉस्पिटल में आने से 5 दिन पहले का जो खर्चा हुआ है, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना है कि आप किसी दिन बीमार हुए और उठते ही हॉस्पिटल भागे, हो सकता है आपने खुद ने कुछ दवाइयाँ वगैरह ली हो, कुछ करवाए हो, तो या किसी और डॉक्टर को दिखाया हो, तो 5 दिन पहले का जो आपका पैसा लगा है, फिर आप हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पता है आपको 3 तरीके की सेवाएं होती है, सुना है कभी? IPD, OPD, डे केयर, मतलब समझते हो इनका? देखो भाई, OPD होता है ना, मोस्टली अपने यही चाहते हैं कि अपने OPD में जाएं, कोई IPD और डे केयर में अपने ना जाएं भाई। यही है, होता है, मतलब अपना खुद भी यही चाहते हैं और अपने चाहते हैं कि अपने साथ ऐसा ही हो तो ज़्यादा बेटर है। OPD का मतलब होता है अपने गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो है वो अपने सिम्टम्स या जांच अपने से करवाई और फिर अपने को दवाई दी और अपने घर आ गए। ये क्या है? OPD। ठीक है, फिर होता है डे केयर। डे केयर का मतलब होता है कि अपने गए और 24 घंटे से कम टाइम अपने हॉस्पिटल में रहे, अपने को भर्ती किया गया क्योंकि उस टाइम नीड थी। मान लो किसी को ये था कि यार ये ना मतलब चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोर है, तो उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया। अब ग्लूकोज जो है वो मान लो आधा 1 घंटा उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया, उसके बाद 1 घंटा पर डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया उसे रेस्ट में, फिर देखा अब ठीक है, अब कह दिया घर जाओ। तो वो हॉस्पिटल में कितने घंटे रहा? 2-3 घंटे या 4-5 घंटे या 24 घंटे से कम टाइम, इसको क्या कहेंगे? डे केयर। ठीक है, फिर आता है IPD, ये इसको कह दें इंडोर पेशेंट, या इससे समझ लो IPD का देख लेना क्या है, इंडोर पेशेंट, और D से क्या होता है देख लेना। तो इसका मतलब है आप 24 घंटे से, हाँ, जब वो एडमिट कराना होता है वो IPD पेशेंट है। आप गए, बुखार था, डॉक्टर ने दवाई लिखी, आ गए OPD। आप गए, बुखार था, कमजोरी आ रही थी, डॉक्टर ने भर्ती किया, आपको ग्लूकोज चढ़ाया, 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर आप घर चले गए। 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? डे केयर। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा रह गए तो क्या हो जाएगा? IPD। ठीक है भाई, तो तीनों में से जरूरत पड़ भी जाए तो आदमी ये सोचता है ना कि OPD तक ठीक है। ठीक है, तो ये हेल्थ कवरेज। अच्छा, मेन अपने चीज़ भूल ही गए, राजस्थान ने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाकर 2023 में एक्ट बनाया, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाकर इसे आपका क्या बना दिया? लीगल राइट। और ऐसा करने वाला राजस्थान फर्स्ट स्टेट है इंडिया में। ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा हूं, कानून बनाकर लागू करने पड़ते हैं, ये ऐसे लागू नहीं होंगे। ठीक है भाई, इसमें ही आगे बढ़ते हैं भाई। द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी, जो वायलेशन कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट्स का,
एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम दो आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक तो है आर्टिकल 13, ठीक है, और एक है आर्टिकल 32। और 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बाउंड कर देता है कि जब किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा और अगर वो आपके पास आएगा तो आपको केस लेना पड़ेगा। और अगर उसके अंदर इसके अंदर या फिर आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली कोई सीधा सीधा आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली गलत किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन सीधा सीधा कोई एक्ट को ही चैलेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, सॉरी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, तो कोर्ट जो है वो बाउंड है क्या करने के लिए, ऐसे एक्ट को क्या करने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। और जैसे ही वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, वो लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वॉलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यहां ध्यान देना भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रही है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई लॉ जो है इस बेसिस पे कि ये वायलेशन है किसका, वायलेशन ऑफ डीपीएसपी, तो जो चीज एनफोर्सेबल ही नहीं है उसका वायलेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी, बाउंड नहीं है वो। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस लॉ इज अगेंस्ट द डीपीएसपी। ये चीज इनको प्रोवाइड नहीं है अभी, तभी तो ये फंडामेंटल राइट्स है। कौन से? ये, क्योंकि इनको प्रोवाइड है ये चीज, इनको ये प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं है, इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स है, इनको ये प्रिविलेज है, इनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात, इंडिविजुअल राइट्स, सोसाइटल राइट्स, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है भी, ये काइंड ऑफ प्रोहिबिशन, ये काइंड ऑफ इनिशिएशंस। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, लीगल सैंक्शन, मोरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर, ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ठीक है, लेकिन इनको और इफेक्टिव बनाने के लिए, इनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजन बनाने के लिए जो है वो लॉ स्टिल बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्टिल ये ऑटोमेटिकली क्या है, एनफोर्स्ड है, इसलिए वो चीज़ें बनानी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाती है। ये प्रोवाइड करने के लिए तो आपको एक्ट बनाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ को आपको क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों पे लागू होता है। और इसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने विरोध भी किया था अभी कि आप ये कर रहे हो और फिर तो हमारे ऊपर तो कोई भी पेशेंट आ जाएगा, हमको तो इलाज करना ही पड़ेगा। कि प्राइवेट हॉस्पिटल मेनली किस लिए बैठा है, भले ही वो देखो कुछ भी हो, डॉक्टर पैशन हो सकता है उसका, लेकिन प्राइवेट अगर आपने ओपन किया है, चाहे भले ही मैं भी कोई कोचिंग शुरू करता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट क्यों शुरू कर रहा है? वो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं देखेगा ही ना पर्सन, उसको लगता है मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है तो वो कर रहा है, लेकिन उसको लगा कि यार ये तो मेरे ऊपर क्या कर दिया, जबरदस्ती थोप दी गई चीज, और हमसे कंसल्ट भी नहीं किया गया। तो जो भी है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही थे, ठीक है। ये क्या है भाई, लास्ट पॉइंट, कि कोई लॉ अगर अगेंस्ट में चला जाएगा किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो कोर्ट क्या है, बाउंड टू डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहां पर ये प्रिविलेज डीपीएसपी के पास नहीं है। कोई लॉ इनके अगेंस्ट में जाता है तो जाए, कोर्ट जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेसिस पे डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसके बाद में क्रिटिसिज्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ठीक है, वो आपको अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन क्रिटिसिज्म में जैसे अपने ऐसे ही कह सकते हैं, इनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, इनके पीछे क्या नहीं है, लीगल फोर्स नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, तो मतलब उतना सीरियसली सरकार नहीं लेती, या फिर उतना सीरियसली इनको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 37 कहीं ना कहीं सरकार की ड्यूटी बनाता है। इलॉजिकली अरेंज्ड है, ये कहते हैं भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मतलब इलॉजिकली, मतलब सरकार के मन में आया कुछ भी डाल दिया। और जैसे एक ना फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो अपने को ऐसे मतलब कैटेगरी वाइज वो डिवाइडेड दिखते हैं, यहाँ कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई
कोई सोशलिस्ट में चला जाता है, कोई गांधीयन में चला जाता है, न्यू लिबरल में चला जाता है। और तो वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये शुरुआत के इतने गांधीयन हैं, इतने सोशलिस्ट है, इतने ये हैं, ठीक है। कोई कहीं भी बीच में से रैंडमली किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक के अंदर ही एक चीज़ तो किसको फॉलो कर रही है, गांधीयन प्रिंसिपल को, और उसी के अंदर वो चीज़ किसको फॉलो कर रही है, लिबरल को। सेम यहाँ पर 43 में ये चीज़ किसको फॉलो कर रही है, सोशलिस्ट को, और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर ये चीज़ किसको फॉलो कर रही है, गांधीयन को। तो कहते हैं इलॉजिकली क्या है, अरेंज है पूरा, ठीक है। कंजर्वेटिव है, पुरानी सोच से ज़्यादा जो है वो उसमें ज़्यादा है, बहुत कम चीज़ें हैं जो क्या है, नियो लिबरल या इंटेलेक्चुअल है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ, 37 और 13 की लड़ाई। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, इस पे वो पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, और जाके केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा माइल्स केस वहाँ जाके रुकी है। तो ये बेसिक क्या है, नो लीगल फोर्स, इलॉजिकली अरेंज्ड, कंजर्वेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया इन्होंने। तो ये इनके क्या है, कुछ इनके नेगेटिव पॉइंट है, क्रिटिसिज्म है इनका। इसके बाद में लेकिन यूटिलिटी क्या है, तो भाई यूटिलिटी क्या है, तो नोवल फीचर है, क्यों बोला है इनको, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ऐसे क्यों है। तो सीधी सिंपल सी बात है भी कि एक मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर है। अब आप वो भी सोच दो, अपने एक ही लाइन में अगर इनकी यूटिलिटी करें, अगर किसी स्टेट को पुलिस स्टेट की तरह नहीं होकर सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना है खुद को, जनता की भलाई करनी है, सोसाइटी की भलाई करनी है, सबकी भलाई करनी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, डीपीएसपी फॉलो करने पड़ेंगे। नाम से ही ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कुछ एक, जैसे दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं, जनरल रिकमेंडेशंस हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी बताते हैं, ठीक है। अगली चीज, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की हेल्प करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है उनके बेसिस पर जब हर किसी चीज़ को चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट के पास भी कुछ अपनी दलील होनी चाहिए, कई बार कुछ लॉ को सही ठहराने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोर्ट को भी वहाँ बैठ कर पता है ना कि यार ये चीज़ सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये कोर्ट की तरह, एक मसाल की तरह काम करते हैं कोर्ट को। मसाल कैसे, मसाल क्या करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है। क्या करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है। तो ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहीं ना कहीं कोर्ट को रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ लॉ जो है वो किसके लिए, सोसाइटी के फेवर में बनने चाहिए, वरना कोर्ट जो है वो शेड्यूल 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती थी ना, और उसको कर देती तो वो तो पार्लियामेंट की ढाल ही खत्म हो जाती कि उसके अंदर हम कोई एक्ट डालें तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 31A, 31B, 31C को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक लिमिटेशन के अंदर क्या किया है, वैलिड माना है ना, इनको चैलेंज तो किया ही गया है। बस जैसे आर्टिकल 31C में क्या दिक्कत हुई थी, आर्टिकल 31C में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, कौन से ने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया था, बैलेंस खराब कर दिया। उसने कहा 39B एंड C नहीं, ऑल डीपीएसपी, जितने भी डीपीएसपी है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जब कोई एक्ट बनाया जाएगा तो 14 और 19 का क्या हो सकता है, वायलेशन हो सकता है। तो सारा बैलेंस खराब हो गया। हालांकि उस समय तो 31 भी था, क्योंकि 42nd की बात कर रहे हैं। तो कि जितने भी डीपीएसपी है, ऑल डीपीएसपी, इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई लॉ बनाया जाएगा तो 14, 19 और 31 का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 42nd की बहुत सी गलत बातों को सही करता है 44th। कौन सही करता है, 44th। लेकिन 44th ने इस बात को सही नहीं किया, उसने तो 31 को हटा दिया, उल्टा फंडामेंटल राइट्स में से एक चीज को हटाया। इधर तो 42nd है तो 39B और C की जगह ऑल डीपीएसपी रख दिए, ठीक है। भाई देखो, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसने बोला कि 39B एंड C जो है ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन मतलब थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं इसको, 14, 19 एंड 31, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, ठीक है,
ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया ऑल डीपीएसपी फोर्टीन 19 एंड 31, ये पूरा बैलेंस ही खराब कर दिया। ऑल डीपीएसपी आर ग्रेटर देन, मतलब इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाएगा तो इनके बेसिस पर मतलब इनके बेसिस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इनका वायलेशन हुआ है। ठीक है, 40 सेकंड की बहुत सारी बातें 44 सही कर रहा है, लेकिन ये वाली बात सही नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के फेवर में, किसके फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में। ठीक है, वो चाहता तो यहां पर पहली जैसी चीज ले आता, लेकिन नहीं की उसने। उसने क्या किया, उसने तो यहां से 31 हटा दिया, तो इसके बाद तो ये चीज रहेगी। इसने ये नहीं किया, इसने 44th ने ये चीज नहीं की है, 44th ने तो 31 हटाया है, इस वजह से ये चीज हो गई। लेकिन चाहता तो ये चीज यहां पर सही कर सकता था, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज सही की जा सकती थी। इसके बाद आया केशवानंदा भारती केस। उससे कौन सा आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ओरिजिन होता है। इसके बाद में आता है मिनर्वा माइल्स, 1980। केशवानंदा भारती केस कब का है, 1973। मिनर्वा माइल्स केस क्या कहता है भाई, कि भाई क्या कर रहे हो, ये बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, ये बैलेंस क्या है, कि ये है बैलेंस। ये है बैलेंस। ठीक है, कि ये बैलेंस जो है ठीक है, ये बेडरॉक है। ठीक है, नींव है जिस पर क्या रखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब लेजिस्लेचर अब इसको चाहकर भी जो है इसको हटा नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना भी डीपीएसपी और इनको लेकर। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं ये मशाल की तरह काम करते हैं, किसको, कोर्ट को रास्ता दिखाने के लिए। वरना कोर्ट चाहता तो इस पूरे सिस्टम को ही क्या करता, हटा सकता था, लेकिन कोर्ट ने इस सिस्टम को माना कि जरूरी है। दे एम्पलीफाई द प्रियम्बल विच solemnly resolved to secure to all citizens of India justice, liberty, equality and fraternity। और कहीं ना कहीं जब प्रियम्बल में बातें बोली गई है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है किसकी, डीपीएसपी हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, प्रियम्बल की हेल्प कर रहे हैं, कि जो गोल दिए गए हैं, जो गोल्स दिए गए हैं किसके अंदर, द गोल्स आर प्रोवाइडेड, द गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल, और उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहा है, या उनको कहीं ना कहीं इफेक्टिवली इस्टेब्लिश करने में कौन हेल्प कर रहा है, डीपीएसपी कर रहा है। कौन कर रहा है, डीपीएसपी कर रहा है। ठीक है भी, अब अपना जो है एक टॉपिक बचता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो वो मैं ऑनलाइन क्लास में कराऊंगा, लंबा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो अपने को रटनी है। हाँ भाई, राइट्स अदर देन पार्ट थर्ड, राइट्स अदर देन पार्ट थर्ड, डीपीएसपी या डीपीएसपी जैसी चीजें, डीपीएसपी जैसी बात करने वाले प्रोविजंस, डीपीएसपी अदर देन, क्या लिखूं यहां पे, पार्ट फोर्थ।
हाँ भाई, राइट टू टैक्स आर्टिकल 265, सरकार बिना कानून बनाए हुए अपने ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, ना ही किसी टैक्स की रेट को बढ़ा सकती है, ये हमारा राइट है। आर्टिकल 300 ए, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 301, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, समागम का अधिकार, समागम मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह और इनकी वजह से। एंड आर्टिकल 326, राइट टू वोट। तो ये जो बात करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट जैसी साउंड होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, राइट्स अदर देन पार्ट थर्ड। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की तरह ही, लेकिन ये लीगल राइट्स हैं। कैसे हैं? लीगल राइट्स हैं, जैसे डीपीएसपी। अब अगर कहीं भी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ये तो है, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट बिना कानून बनाए हुए हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, स्टेट बिना कानून बनाए हुए टैक्स नहीं लगा सकता। तो हो गया ना काइंड ऑफ नेगेटिविटी नहीं, मतलब नेगेटिव राइट्स। डीपीएसपी, ठीक है, अदर देन पार्ट फोर्थ। देखो भाई, सीधी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 335, आर्टिकल 335 बता दो जल्दी से क्या है ये। बिल्कुल SC/ST से रिलेटेड है, पार्ट 16 में। क्लेम ऑफ SC/STs टू सर्विसेज, क्लेम ऑफ SC and STs टू सर्विसेज। अब आप इसके प्रोविजन जब पढ़ोगे तो क्या है भाई, ठीक है, तो यही है कि स्टेट को जो है वो ऐसे करना चाहिए, या इनका जो क्लेम है, या इनका मतलब एक तरीके से बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो सर्विसेज में हो, तो किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है भाई, ये इंडिविजुअली है, राइट टू टैक्स है, तो राइट टू टैक्स है ना, हर आदमी का एक इंडिविजुअल टैक्स भर रहा है वो, ठीक है। राइट टू वोट है, अपना अकेला वोट देने जा रहा है। अब ये जैसे है कि SC/ST का क्लेम है सर्विसेज में, इसमें इंडिविजुअल बात हो रही है क्या? सब पे लागू हो रही है क्या? नहीं, कि एक प्रॉपर सोसाइटी के एक हिस्से पर, सब पे, उस सोसाइटी पर पूरे पे लागू हो रही है, उसको क्या करने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। अगला है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है भाई। तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, ये सभी को मिल रहा है ना, या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए दी जा रही है, ठीक है, सबको मिल रहा है ये, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इसमें भी ऐसा लिखा होगा, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेजोरिटी माइनॉरिटी, जो लिंग्विस्टिक मेजोरिटी माइनॉरिटी, सबका भला करने की जिम्मेदारी है कि भी उनके बच्चों को जो कौन से इंस्ट्रक्शन जो है, जो एकदम इनिशियल एजुकेशन में, वो उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। अब मान लो कोई बच्चा जो है वो एकदम ऐसे परिवेश से आ रहा है जिसके घर में हिंदी बोली जा रही है, अब उसको ऐसे एकदम प्राइमरी एजुकेशन में वो टीचर ना इंग्लिश बोल रहा है, तो उसको कैसे समझ में आएगी चीज़? नहीं आएगी। हाँ भाई, इसके बाद में है आर्टिकल 351, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, ये तो किससे रिलेटेड हो गया? मदर टंग से, ठीक है। और 351, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। टू 265, 300A, 301, 326, 335, 350A, 351, ठीक है भाई। अब जाके घर जाके कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, और उसमें आपको कानून प्रकाशन वाला जो मिलेगा, कानून और .org जो मिलेगा, उस पे जाके इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना भाई। हाँ, अब एरेक्ट है ना? हाँ, तुम्हारे पास 11 से ही है।